नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राहुल सूदन वैल्यू पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुरूपीय और बहुमुखी प्रतिभा के इंसान हैं। कितने ही बिजनेसेस उन्होंने किए, कितने बिजनेस का उतार चढ़ाव देखा। आज मिलते हैं राजेश जी से और उनसे जानते हैं कि बिजनेसेस की जो प्रॉब्लम आती है वो किस तरीके से आज का नौजवान को हैंडल करनी चाहिए। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार राहुल जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज जिस प्लेटफार्म को आप शुरू कर रहे हैं इसकी बहुत आवश्यकता है देश को, और आप जैसे अनुभवशाली व्यक्ति अगर इसका संचालन करेंगे तो लोगों को बड़ा लाभ होगा और हम जैसे लोगों को अपनी उपलब्धियां बताने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू सो मच राजेश जी। राजेश जी, इतने साल का 40 साल का एक्सपीरियंस आपका इतने सारे बिजनेसेस को लेके, कैसे शुरुआत हुई बिजनेस में आने की और इतने सारे बिजनेसेस को प्लानिंग कैसे किया आपने, कैसे इस मुकाम तक लेकर आए, क्या रही जर्नी आपकी? राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो कायस्थ फैमिली है। और कायस्थ फैमिली में ऐसा था कि ये मानना था कि आप जो है केवल नौकरी ही करेंगे। हमारे यहाँ पूर्वजों में यही था, तो नौकरी ही विद्यमान था और हमको इस बात के लिए प्रेरणा दी जा रही थी अगर आपको शादी करना है ना तो आपको पढ़ाई करना होगा, और पढ़ाई करेंगे तभी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तभी छोकरी मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो बात आती है बिजनेस की। तो एक दौर था जब हमारे ज़िले से प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। वो हमारे ज़िले से ही चुने गए थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था 1986 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं हमारे जनपद के, वो सीखें इंडस्ट्री क्या है और आने वाले कल में वो एक अच्छी इंडस्ट्री लगा सकें। तो ऐसे कुछ लोगों को चयन किया गया था, उसमें हमारा भी नाम था। और उस चयन का सबसे बड़ा लाभ हमें ये मिला कि उन्होंने हमें पूरा देश घुमाया। वो 1986 में मुझे मद्रास जाने का मौका मिला, पंजाब जाने का मौका मिला। पंजाब में कास्ट आयरन उद्योग क्या है, जैसे आपका बटाला है, जैसे आपका मोगा है। फिर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जाने मिला मौका, चंडीगढ़ में जैसे स्वराज ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ऐसे कोयम्बटूर जाने का मौका मिला जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह, उसकी बेंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, मोटर कैसे बनती है, जैसे सबमर्सिबल है, मोटर है। फिर हमें आगरा घूमने का मौका मिला, जहाँ जनरेटर और डीजल इंजन कैसे बनते हैं, फिर वो पंखे क्या काम करते हैं। इस तरीके से लुधियाना घूमने का मौका मिला जहाँ नट बोल्ट बनते हैं। आप फिर महाराष्ट्र जाने का मौका मिला, वहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्री देखने का मौका मिला। दिल्ली में और ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जैसे आपका गांधीनगर है, वहाँ पे रेडीमेड का कैसे काम होता है, एशिया की कैसे मार्केट बनी। ऐसे तमाम जगहों पर मुझे वो घुमाया जा रहा था। अब जब घुमाया जा रहा था तो वो आइडियाज़ जो है मेरे दिमाग में जा रहे थे, जहाँ से ये बनकर आ रहा था कि यार व्यापार को करना है और आगे चलकर मुझे व्यापार ही करना है, ये शुरू हो गया था। नींव आपकी काफ़ी स्ट्रांग रही, इसका मतलब तो पंजाब से, कोयम्बटूर से, महाराष्ट्र, आगरा, मतलब सारी इंडस्ट्रीज का ही मतलब एक्सपीरियंस हो गया आपको? जी, ये आप ये सोचो ना कि जब एक बच्चा जो है इतनी सारी इंडस्ट्री को देख रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, फिर ये भी बहुत अच्छा काम है, फिर ये भी बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये सारे काम तो हैं, पर काम होंगे कैसे। फिर दिमाग में आता था कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े पैसे लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौर में मैं क्या किया, जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो मैं वापस कोयम्बटूर गया, वापस कई जगह गया। तो वहाँ मैं थोड़े थोड़े सामान लेकर आता था जो लोग देशों में बेचा करते थे। वो जब मैं लेके आता था सुल्तानपुर तो लोगों को मैं दिया करता था कि देखो ये लेकर आया। तो जैसे मैंने 10 रुपये का खरीद के ले आया तो उसे 30 रुपये 40 रुपये में लोग ले लिया करते थे। तो मेरी जर्नी भी फ्री हो जाती थी और मुझे जो है सीखने का मौका मिलता था। तो ये मेरे व्यापार का पहला लाभप्रद व्यापार रहा, जहाँ मैं घूमता भी रहा, अन्य अन्य जगहों से लोगों को ला ला के कुछ देता भी रहा और सीखता भी रहा और पैसा भी लेता रहा। यानी माइनस का व्यापार शुरू नहीं हुआ। क्या बात है। माइनस से व्यापार शुरू नहीं हुआ, पर आई एम श्योर कि इस 40 साल की जर्नी में कई बार आपको उतार चढ़ाव देखने पड़े होंगे, कई बार माइनस होना पड़ेगा। आपके मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी कंपनीज हैं, ट्रेडिंग में भी आप हैं, मार्केटिंग में भी आप हैं। उतार चढ़ाव को कैसे देखा, या ये भी पूछ सकता हूँ कि वक्त कैसे बदला बिजनेस का, आज के बिजनेस में और कल के बिजनेसेस में, पिछले बिजनेसेस में क्या फ़र्क था? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है राहुल जी कि जो व्यापार है हमारा, किसी भी व्यापार में भी संतुष्टि नहीं मिलती। मैं व्यापार तो करता था और व्यापार चरम सीमा पे पहुंचता भी था, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ये पैसा तो हमें दे रहा है लेकिन जो हमें चाहिए शायद वो कहीं मिस है। तो ये चलता रहा। ये आप ये समझो कि
2000 तक ये चला। 2000 में हमारे एक मित्र हैं जो इस समय जर्मनी में हैं, तो उनका बड़ा ये योगदान था कि यार आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत का बहुत बड़ा व्यापार बनेगा। वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे। तो फिर हुआ ये कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास आते थे, तो मैं उनको देखता था लेकिन मैं उनको मूर्ख समझता था। तो कुछ हमें ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, जैसे एमबीए की कुछ ट्रेनिंग थी, तमाम जगह में बैठा, तो वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट मेरा चेंज हुआ कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक व्यापार बन सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में इसको शुरू से ही था कि इस किसी भी काम को करना है तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझने का मेरा नेचर था। तो मैं 2000 से 2002 तक कई मीटिंग्स अटेंड किया, कई कैसेटें सुनी। सुनने के बाद तब मैं ये श्योर हुआ कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे करनी है। लेकिन हमारे सामने ये था कि चूँकि मैं व्यापार करता था तो मुझे पता था कि व्यापार में किसी भी चीज़ का मूल्य क्या होगा, कितने लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे, उस तरह के व्यापार की तलाश थी। तो उसमें एक बिजनेस भीलवाड़ा से शुरू हुआ था जो मुझे मिला, वो भी ट्रेन पर मिला। किसी फौजी भाई ने आपस में बातचीत की और तो वो बातचीत मेरे कानों तक पहुंची और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैं ट्रेन पे ही ज्वाइन हो गया। ट्रेन पर ही मैंने उसको पैसा भी दे दिया, ये बिना जाने कि मुझे प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या बात है। सो ट्रेन में दो लोग मिले, उन आपस में बात की और आपको ये बिजनेस अच्छा लगा और आपने शुरू कर दिया। जी लेकिन उससे पहले वाली बात, 2 साल तक इस बिजनेस को स्टडी करते रहे जी। अलग अलग जगह जाके? हाँ, अलग अलग जगह जाके हर तरह की ट्रेनिंग, चाहे वो जितनी भी कंपनियां चल रही थी, जहाँ ट्रेनिंग का मैटर आ जाए वहाँ मैं चला जाता था। क्योंकि 90-95% जो प्रतिशत लोग जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो जनरली क्या होता है कि उनका पहला एक्सपीरियंस होता है कि उनका नियर डियर कोई प्रोडक्ट दिखाता है या उनको कोई चीज़ समझ में आती है जहाँ से बात शुरू होती है। बट आपके साथ उल्टा था, क्योंकि आप बिजनेस में थे, आपने 2 साल स्टडी किया, फिर अचानक ये आपको आपके लोग मिल गए ट्रेन में जाते हुए, जहाँ से बिजनेस की शुरुआत हो गई। आप ये कहो कि अंदर तो इच्छा थी ही कि इस काम को करना है, लेकिन जिस तरह के काम की तलाश थी जो मेरे मन में चल रहा था, वो वहाँ लगा कि ये ठीक है, इसे किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के चलते हुए आपने काफ़ी नाम कमाया और आपके काफ़ी बड़ी टीम बनी और काफ़ी आपके लोग हैं जो इसमें काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। हम आपके सोशल मीडिया चैनल में देखते हैं और आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में काफ़ी जनता है। कितना फ्यूचर देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसका रीज़न में ये है कि आज की जो जनता है, जो 18-20 साल 21 साल का बच्चा निकलता है, वो कहता है सर ये ना वेंचर फंडिंग होती है आजकल, ये ई कॉमर्स वालों में बहुत पैसा है, यूनिकॉर्न बन जाते हैं। तो 20 साल पहले जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते थे और आज की जनता में तो फ़र्क आ गया सोच में, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कितना काम होगा या कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है ये? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत में कई स्वरूप है। अब बात यह है कि कौन किस स्वरूप में काम कर रहा है। स्वरूप कैटेगरी बटा हुआ है। कैटेगरी क्या है कि यहाँ पर कुछ 2 दूना 4 दूनी 8 वाला भी काम होता है। तो आपका नेचर क्या है, आप मतलब किस तरीके से अपने कैरियर को ले रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत का सबसे बड़ा भविष्य है। भारत का ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य है। लेकिन चूँकि जहाँ भी अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको ये जानना होगा कि कैरियर कहाँ बन सकता है, पैसा कहाँ छिपा हुआ है। आप इतिहास उठा के देखो, 300, 400, 500, 1000 सालों का इतिहास उठा के देखो, तो पैसा प्रोडक्ट में छिपा है और प्रोडक्ट ही कंज्यूम होगा और कंज्यूम होगा तो पैसा आएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूम हो रहे हैं बाज़ार में, और ऐसा नहीं कि एक बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तब ये आप ये समझ लो कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूम हो रहे हैं और ऐसी कोई इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की जो इस पर काम कर रही है, तो वहाँ पर जो लोग जुड़ेंगे उनका कैरियर भी बनेगा और आने वाला कल, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो भविष्य भी होगा, लोगों के सपने भी पूरे होंगे और बहुत सारा पैसा भी इसमें छिपा हुआ है। प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, एक बात आपके इस डिस्कशन से निकल के आती है। अब डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया है, एक जगह कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कहते हैं रिटेल स्टोर का कॉन्सेप्ट है या मार्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 200, 300, 400 एसक्यू तक के प्रोडक्ट आते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें नीश, जिसे कहते हैं मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें कंपनीज कम प्रोडक्ट लेके लॉन्च करती है कंपनीज और वो उसमें सर्वाइव करती है।
आपने कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें से पिक करी और क्या रीज़न रहा ये स्ट्रेटेजी पिक करने का? देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो जुड़े थे, लेकिन हमारा व्यापार कई चीज़ों का चल रहा था। हमारा व्यापार रेडीमेड का भी चल रहा था, हमारा मशीनी मर्चेंट का भी चल रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का भी चल रहा था। ये सारे व्यापार के मेरे सेक्टर थे जो ऑलरेडी रन कर रहे थे। बस ये था कि मैं पहले इन सारे व्यापार को शुरू करके और अलग अलग लोगों को सौंप कर मैं इस इंडस्ट्री में आया था। तो जहाँ तक मेरा मानना था कि मैं प्रोडक्ट तो बेचने वाला था ही और निरंतर बेच भी रहा था। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मतलब जहाँ पर मैंने पहले काम किया, उस इंडस्ट्री का नेचर भी यही था कि वो लगातार प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, उनका भी मानना था कि प्रोडक्ट से ही पैसा कमाया जा सकता है। और यही एक ऐसी बात थी जो मुझे भी समझ में आ रही थी और जो मैं समझना चाहता भी था। तो जब मैंने लॉन्च किया तो मुझे भी पता था कि प्रोडक्ट से ही बिजनेस को करना है। जबकि तरह तरह के सलाहकार होते हैं, कोई बताता है कि अगर आप इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, कोई क्रिप्टो की बात करता है, कोई इसकी बात करता है, कोई उसकी बात करता है। तो ये सारे लोग तो बहुत हैं जो बताते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि 100-200 करोड़ रुपए कमाओ और चले जाओ। ये तो चल रहा है। लेकिन उसके बीच मेरे दिमाग में था कि यार काम तो वही करना है जिससे माता पिता का नाम हो। तो इसीलिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को चुना गया। और मसाला मैं पहले से बना रहा था, उसमें उसको भी मैं अपने प्रोडक्ट में ले आया। हमारे यहाँ जो हमारा व्यापारिक पृष्ठभूमि रही, उसमें हर तरह के व्यापार थे। और मैं चूँकि मार्केट का सर्वे बहुत दिनों से करता रहा हूँ, मुझे आज भी एक एक जगह की नॉलेज है जहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट थोक में मिलते हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं और उसके बाद रिटेल में उसको कितने में बेचा जाता है। तो वो नॉलेज हमारा जो था, वही एक्सपीरियंस हमारे इस काम में बहुत काम है। पर इस क्वेश्चन को कि 500 प्रोडक्ट या 50, सबकी ज़रूरतें पूरी करनी है या कोई नेसेसरी करनी है? देखिए, जो जैसे 50 प्रोडक्ट भी कोई लेकर आया है तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसका अगला उद्देश्य क्या है। क्या वो 50 प्रोडक्ट पर ही सीमित? देखिए, 50 प्रोडक्ट हो, 1 प्रोडक्ट हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, सबसे बड़ी बात होती है विज़न की, कि आपका विज़न क्या है। अगर विज़न है कि आने वाले कल में मुझे प्रोडक्टों की एक बड़ी श्रृंखला तैयार करनी है, फिर बात आती है क्यों तैयार करनी है, फिर बात आती है कि अगर तैयार कर लिए तो ये मान लो मार्केट में नहीं आया तो उससे कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसे तमाम विचारों में लोग आपस में जूझते रहते हैं। उनको लगता है कि कहीं रिस्क ना हो जाए। तो इसी कारण लोग 50 प्रोडक्ट शुरू करते हैं। 50 प्रोडक्ट बनाया, 10 प्रोडक्ट बनाया और वो अपने को टेस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि टेस्ट में अगर वो पास हो तो उनको आगे भी बढ़ना चाहिए। चलिए, 50 प्रोडक्ट या 500 प्रोडक्ट तो चूज़ कर लिया, अब उसे लोग तक पहुंचाना भी है। तो यानी कि पहुंचाने के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री का फंडामेंटल है। आप क्या फॉलो करते हैं प्रिंसिपल में कि ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए? ट्रेनिंग देने का जो कंपनी का सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग तो ये ऐसा मुद्दा है और ये देखा जाए तो ये समुद्र है, उसका मंथन जो है ये भी बहुत बड़ा काम है। एक व्यक्ति जो होता है उसके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, आप ये समझो कि मानव व्यवहार जो होता है, मानव विज्ञान जो होता है, आप बड़े बड़े डॉक्टर को देखो तो बड़ा बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद तब जाके कोई मर्ज ठीक होता है। लेकिन जो ये ट्रेनिंग है, जो मानव विज्ञान, जिसे मानव जगत को ट्रेनिंग देना है, उनके दिमाग के साथ जो बातें करनी है, उसमें आपको इस तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा कि आप एक विचार के भीतर प्रवेश करेंगे, जाके उसका ऑपरेशन करेंगे, यानी एक विचार बोएंगे जो बीज से पेड़ बनेगा, और आप वापस आएंगे। सामने वाले को तब तक ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे भीतर ये विचार जा चुका है, जब तक आप उसके भीतर प्रवेश ना करें। तो ट्रेनिंग कई तरीके की हैं। आज की डेट में क्या होता है कि यूट्यूब पे अपन देखते रहते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंगें तैयार हो जाती हैं। वास्तव में प्रैक्टिकल में और जो ट्रेनिंग है, दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप फील्ड पर होते हैं और जिस बाल को आप फेस कर रहे होते हैं, उसी बाल पर आप 6 भी मार सकते हैं, उसी बॉलर के बाल पर, और उसी बॉलर के बाल पर आप आउट भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक एक पल का महत्व है और एक एक पल का त्वरित डिसीजन भी बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है ट्रेनिंग का। इसमें क्वेश्चन है राजेश जी, कुछ कंपनी चाहती हैं कि पूरी तरह से ट्रेनिंग का जो कल्चर है वो उनका रहे, कि जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या लीडर्स हैं वो वही फॉलो करें जो कंपनी की पॉलिसी है। कई जगह कंपनीज ये भी कहती हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग या ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग हम लीडरशिप पे छोड़ देते हैं।
आप कौन से सिद्धांत पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं चलने का? देखिए, एक गुरु एक विधान। जितने भी लोग आज इस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं वो अंदर से डरे हुए हैं। एक गुरु एक विधान का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरे ही विचार के अनुरूप जो लोग भी हैं, वो सारा का सारा समुदाय मेरे विचार से चले, उससे भटके नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग नहीं है, अधिग्रहण है। अच्छा। किसी के दिमाग का अधिग्रहण है, किसी एक ऐसे चश्मे का निर्माण किया जा रहा है कि वो चश्मा ऐसा लगे कि जो मैं देख रहा हूँ वही वो देखे। दुनिया देखे, सही है। तो ये तो गलत है। ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है पूरा खुला होना चाहिए, मतलब उसके दायरे बड़े होने चाहिए। एक व्यक्ति एक अनपढ़ से भी सीखता है, एक पढ़े लिखे से भी सीखता है, एक वृद्ध से भी सीखता है। इसका मतलब यह है कि जो विचार है ना, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग एक गुरु एक विधान पर चल रहे हैं, वो किसी को बांध रहे हैं, उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, और ये कभी सक्सेस नहीं होता। जब जब किसी का अधिग्रहण किया जाता है, जब जब किसी विचारों को कैद किया जाता है, तब तब विद्रोह होता है। और अगर ये बात लोग समझ लें तो शायद किसी भी कंपनी में कोई विद्रोह होगा ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा ही लोगों को बड़े विचार की ओर ले जाती है। स्वतंत्र विचारधारा, जी, ये एक अच्छा शब्द है। ट्रेनिंग को उसके साथ जोड़ के चलें तो एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। सीनियर लीडरशिप जो कंपनी में है, वो एक टाइम के बाद उनको लगता है कि उनके विचारधारा की वैल्यू नहीं है या उनकी सुनवाई नहीं है सिस्टम के अंदर, और अब उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आज की डेट में देखा गया है कि या सोशल मीडिया के चैनल को बढ़ने की वजह से या एक जनरल अवेयरनेस होने की वजह से ज्ञान सही भी आता है, ज्ञान गलत भी आ जाता है। तो अब आपने उनकी इंडिपेंडेंस रखनी है, उनको विचारधारा आपने उनको देना है कि वो अपनी मर्जी से काम भी कर सकें, पर उनको आगे का एक रोड मैप भी देना है। तो किस तरीके से ये सीनियर लीडरशिप आप हैंडल करते हैं? सीनियर लीडरशिप होती क्या है, पहले ऐसे समझ लें। जिनका मान लेते हैं जिनका टाइम इस बिजनेस में आप ज़्यादा है, दूसरा उन्होंने जो कंपनी की जो रैंकिंग है उसमें जितना बिजनेस है उसमें शायद ऊपर की पोजीशन अचीव कर लिए। हाँ, अब देखिए, सीनियर लीडर भी बटा हुआ है। सीनियर लीडर, जो मेरा मानना है कि सीनियर लीडर वही, जब आप सीनियर लीडर की एक बात डालते हैं ना दिमाग में, ये सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं ही ग्रेट हूँ, मतलब अब जो कुछ है मेरे द्वारा है। तो सीनियर लीडर को अहंकार भी आता है, सीनियर लीडर को गुस्सा भी आता है। सीनियर लीडर की सबसे बड़ी एगो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, यानी उससे थोड़ा सा हट के जा रहे हो या उसे कोई सलाह दे रहे हो, तो उस सलाह को मानने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो यहाँ जो है ना, जो सीनियर लीडर हैं, इनको क्या हो रहा है कि भ्रम हो रहा है, और भ्रम देने वाले हम जैसे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां उनको इस तरीके का महत्व देते हैं। इस नाते कई बार आप देखेंगे कि सीनियर लीडर जो है ब्लैकमेल करने लगते हैं कंपनियों को। हो सकता है कि आपके सवाल से मैं थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ जो है। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। मुद्दा है कि हमारे लोगों को एक सही बात सही सुनने को मिले। जी, तो सीनियर लीडर क्या करने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं कि मैं हूँ तो इसकी वजह से ये है। आप ये देखो कि इसको इस तरीके से समझें, आपके पिताजी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, तो वहाँ का प्रिंसिपल कोई और रहा होगा। अच्छा, इस प्रिंसिपल को घमंड हो जाए कि कॉलेज मेरी वजह से है, तो अगर वो प्रिंसिपल ये मानने लगे और मैनेजमेंट को एकदम दरकिनार कर दे, फिर ठीक है, मैनेजमेंट और उसके बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद मैनेजमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, अगर तेरे जैसा मैं नहीं कर सकता तो तेरे जैसा जहाँ होता है वहाँ तो चला जा। अच्छा, मान लो प्रिंसिपल चला गया, तो क्या वो कॉलेज बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। जहाँ आप पढ़े होंगे वहीं आपका बच्चा भी पढ़ रहा होगा, और आने वाले कल में उसके भी बच्चे पढ़ेंगे। यानी कॉलेज संस्था कभी भी किसी की व्यक्तिगत नहीं होती, और कोई भी व्यक्ति ये माने कि व्यक्तिगत रूप से मैंने इस संस्था को डेवलप किया है, तो जाने अनजाने में सबसे बड़ी भूल है। कोई सीनियर लीडर या मैनेजमेंट ही अगर ये मान बैठे कि मेरी वजह से चल रहा है, तो दोनों जगह पर इस विचारधारा के आने के बाद वो संस्था आगे प्रगति नहीं करेगी। यानी कि अगर इसको समझें तो मैनेजमेंट और लीडरशिप का दोनों को ये समझना पड़ेगा कि संस्था का विजन बड़ा है, और दोनों को लगे कि उनकी वजह से अगर काम हो रहा है तो ये गलतफहमी उनको निकाल देनी चाहिए।
हमें लगता है दोनों को निकालना चाहिए। दोनों को निकालना चाहिए। संस्था व्यक्तिगत किसी की नहीं है। आज हम हैं, कल उसके वारिस दूसरे हो जाएंगे। आज आप सीनियर हो, कल आपसे भी कोई सीनियर हो सकता है। सीनियर की परिभाषा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। आज मान लो आप कहीं पर हैं, आपको मान लो फर्ज करो कि 10 लाख 20 लाख रुपए महीने का चेक आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नया आदमी आएगा और वो 50 लाख रुपए तक नहीं जाएगा, तो कल उसने आपको बीट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि आपकी सीनियरिटी खतरे में पड़ गई। अब आप वहाँ से लड़ाई पे आ गए ना। आपकी विचारधारा में बात आनी चाहिए कि जहाँ पर हम हैं, जो हमारी काबिलियत है, जिसकी वजह से आज जो कुछ हमें मिला है, वो काबिलियत केवल मेरी नहीं है, वो काबिलियत किसी समूह की है। पीछे संस्था खड़ा है, बैकग्राउंड जो उस संस्था का है वो भी खड़ा है, और जो आज हमें हासिल हुआ है वो मेरी वजह से नहीं, सबके साथ की वजह से मुझे हासिल हुआ है। ये जहाँ सीनियर लीडर को समझना चाहिए, वहाँ उसे मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए। अगर ऐसा मैनेजमेंट भी समझेगा और सीनियर भी समझेगा तो दोनों में समन्वय बना रहेगा। रहा सवाल इसको हैंडल करना, तो इसको हैंडल करने का विज्ञान भी बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इंसान का नेचर है, मानव विज्ञान ये कहता है कि अहंकार उसे आ ही जाता है। और अगर आप इस बात को पहले से रखते, जैसे आपकी ट्रेनिंग चलती ना, तो उस ट्रेनिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप लोग तो जानते ही होंगे, पहले से बताकर चलना पड़ता है कि आने वाला कल आपका फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और एक दिन आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। यदि ऐसा हो तो आप महसूस करें तो समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं। संस्था की बात की, लीडरशिप की बात की, अब दो मुद्दों पे बात करते हैं। जब आप बहुत सक्सेसफुल व्यापारी बन जाते हैं, आप अपने अपनी संस्था चला ली है, अब समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा जिसे हम सोशल सर्विस कहते हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, आपका ग्रुप किस तरीके से समाज को वापस करता है? कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हो लोगों के लिए जो बिना प्रॉफिट की जाती हो? देखिए, मतलब आदिकाल से पैसा कमाने के बाद लोगों को प्रतिष्ठा की भूख होती है, और प्रतिष्ठा जो है वो तभी आती है जब आप समाज में रहते हैं। यानी समाज से, प्रतिष्ठा से, ये दोनों चीज़ का समन्वय जब होता है तभी किसी व्यक्ति का समाज में निर्माण होता है। सोशल वर्क कई तरीके से है। सोशल वर्क दिखावे के लिए भी किया जाता है, और सोशल वर्क करने का एक तरीका ये है कि बायां हाथ करे और दाहिने को भी पता ना चले। हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है, हमने बहुत सारे लोग, अब ये कहना उचित नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों की मदद की गई, मदद करने की धारणा बचपन से ही पैदा हो गई थी और आज भी है और निरंतर रहेगी। लेकिन वो कुछ इस तरीके से है कि उसको बहुत फ़ोटो खिंचाने की आदत नहीं है कि भाई आपने ये फटाफट इंस्टाग्राम पे नहीं डाला। ये काम है, करना है, और वो तभी आपको पता चलता है जब आप कभी किसी मुश्किल हालात में होते हैं तो आपके फॉलोअर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। यानी सही समय पर सही की गई मदद, जिसके बारे में आप किसी को बताना भी नहीं चाहते, वो आपको नज़र आने लगती है। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलिंग ने कई रूप देखे, आपने उस रूप में काम किया जब लॉ नहीं था और तरह तरह की तकलीफ़ें हर स्टेट में रही। फिर एक ऐसा दौर चला जिसमें सरकार ने लॉ बनाया, गाइडलाइंस बनाई, लेकिन लॉ को समझने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में इशू आते रहे। अब एक ऐसा दौर है जहाँ पे इंडस्ट्री 100% लीगल के रूप में जा रही है। आपका एज अ बिजनेस ओनर अपने और इंडस्ट्री के प्रति और कंपनीज के प्रति क्या रोल रहता है? आप किस तरीके से सरकार के साथ मिलके या इसकी लॉ बनाने में क्या हेल्प करते हैं, या क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, लॉ की पढ़ाई हमने की है, और लॉ की पढ़ाई करने की वजह से मैं कानून के प्रति बहुत ही ईमानदारी से उसका अध्ययन करता रहता हूँ, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। लॉ जो है, ये मतलब आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो जहाँ पर जिस तरीके की का माहौल है, लीगल बनाने का जो प्रयास चल रहा है, खैर उसमें तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने बहुत सारा काम किया है हम लोगों के साथ मिलकर, तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे लीगल एक शब्द जो बन रहा है ना, कि लीगल होते जा रहा है, लीगल होते जा रहा है, ये लीगल होना इस बात का परिचय है कि बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा के लोग इस व्यापार को निडर होकर कर पाएंगे। लेकिन अगर कानून बन गया 302 का कि मर्डर करना अपराध है और फांसी है, तो क्या रुक गया? नहीं रुका, आज भी लोग मर्डर कर रहे हैं। ऐसे लीगल का एक दायरा बढ़ जाएगा। जो लीगल तरह के व्यापार करने वाले लोग हैं वो एक अलग
उसमें खड़े हो जाएंगे, और इनलीगल वाले जो हैं उनका एक दायरा बढ़ जाएगा। काम ऐसा नहीं कि लीगल बन जाने की वजह से इनलीगल काम रुक जाएगा, वो चलता रहेगा। आप इस बात का अपने दिमाग में कोई मत पालो कि लीगल बन जाए तब हम करेंगे, या लीगल है इसलिए हम कर रहे हैं। लीगल और इनलीगल का जंग जब तक धरती है और जब तक धरती तब तक चलता तब रहेगा। तक चलती है। ये रही बिजनेस की बातें। अब कुछ एक बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन या कहीं पर्सनल क्वेश्चन है। यंग बिजनेसमैन जो होते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, फला हर इंडस्ट्री में जो होते हैं, उनके साथ एक चैलेंज आता है वर्क लाइफ बैलेंस का। काम और घर को कैसे संभालें। कई बार 20-20 घंटे काम कर रहे हैं तो घर वालों के लिए टाइम नहीं है, और कुछ 8-10 साल ऐसे निकल जाते हैं तो पता चलता है कि परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। आपने कैसे मैनेज किया घर परिवार? क्योंकि सुनने में आता है कि आपके घर के सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, और अगर हम सोशल मीडिया में देखें तो भाभी जी आपके साथ ही हर जगह नजर आती हैं। कैसे मैनेज करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, या अपनी टीम को कैसे समझाते हैं कि काम को के साथ घर कैसे मैनेज करना है? हमारे यहाँ एक आदत थी कि जब हम खाना खाते थे तो हम लोग एक जगह बैठकर खाना खाते थे। उसमें मम्मी भी होती थी, उसमें सारे भाई भी होते थे, और व्यापारिक डिस्कशन होता था खाना खाते वक्त। और वो 1.5-2 घंटे खाना खाने के बाद भी हम लोग बैठे रहते थे, तो उसमें सारा परिवार बैठा रहता था। सारा परिवार बैठा रहता था तो सारे लोग इस डिस्कशन में शामिल होते थे। वो एक सबसे बड़ा कारण रहा कि हम सभी लोग जो भी करते रहे आपस में एक दूसरे से शेयर करते रहे। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम व्यापारी हैं तो मेरा परिवार व्यापारी नहीं है, हम व्यापारी हैं तो मेरा बच्चा व्यापारी नहीं है, हम व्यापारी हैं तो मेरे पिता व्यापारी नहीं। यानी कि पूरा का पूरा परिवार व्यापारी भी था, पूरा का पूरा परिवार भी था, और पूरा का पूरा परिवार इंजॉय करता था। तो इस नाते जो व्यापार है वो तो मेरा ऐसा रहा। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ कोई यंग बच्चा है ना, मान लो ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऑफिस का जो टेंशन है या ऑफिस की जो भी बातें हैं, अच्छा है या बुरा है, वो जब घर आता है तो सोचता है कि पत्नी से डिस्कस करें ना करें, करेंगे तो क्या इसका वो आएगा। कई चीज़ें वो अपने मन में लेकर कुंठा के तरीके से चलता रहता है, और बनावटी हंसी पत्नी के साथ हंसता रहता है। तो ये कारण होता है आपस में एक दूसरे का समन्वय ना स्थापित होना। जितने भी यंग बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं उसे चाहे आप अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, अपने दोस्त से शेयर कीजिए, अपने माँ बाप से शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद उनसे जो कुछ कहा जाए उसे सुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप उनकी बात मान लें, लेकिन सुनिए, शेयर करिए, सुनिए, शेयर करिए, तो ये ज़िंदगी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करेगी। आखिरी में 2 क्वेश्चन राजेश जी। राजेश जी को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं और आपके बारे में सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। राजेश जी सुबह इंस्टाग्राम में किसको देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं? सबसे पहले मैं अपनी उठने की बात बताऊं तो मैं सुबह उठ जाता हूं, काफ़ी सुबह। सुबह उठने के बाद मैं अपनी चाय स्वयं बनाता हूं। चाय बनाने के बाद फिर जब मैं आता हूं तो मैं भजन सुनता हूं। भजन सुनने के बाद फिर मैं अच्छे विचारकों का घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी मेरा चलता है वो लोगों को मैं सुनता हूँ। चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो अच्छे अच्छे जो थिंकर हैं, इन सबको सुनता रहता हूँ। सुनने के बाद फिर मेरा रूटीन बन जाता है लोगों से बातचीत करने का। तो जहाँ तक फॉलो करने की बात है तो मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ। उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, कोई दूसरा सुने तो वो नाराज़ न हो जाए लेकिन फॉलो करता हूँ हर अच्छे विचारक को। ओके, सो राजेश जी, वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं आपके से पूछने के लिए, पर समय भी है, मुझे पता है कि हमारे को इस सेशन का क्लोज करना है। एक नए स्टूडेंट को जो, या नए ऐसे शख्स को जो एक काम तलाश कर रहा है, जो एक करियर ढूंढ रहा है, क्या एडवाइस करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कि उसको डायरेक्ट सेलिंग को कितना करियर के रूप में लेना है? सबसे पहले जो लोग इस तरीके को ढूंढ रहे हैं उनको पहले ये समझना होगा ना कि किस रेंज में अपना करियर, किस तरीके का करियर बनाना चाहते हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, इसका मतलब कि एक विचार लोगों में डाला जा रहा है कि आप नौकरी करने वाले हैं या नौकरी देने वाले हैं। ये जो विचार चल रहा है ये है बड़ा छोटा, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा विचार है कि हमें नौकरी देने वाला बनना है या नौकरी करने वाला। आज युवा में भी एक भावना पैदा हो गई है कि हमें जो है कुछ ऐसा करना है जिससे हम लोगों को कुछ रोज़गार दे सकें। अब जब बच्चा ये सोचता है तो उसको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा काम, लेकिन जब बाज़ार में आता है तो उसे लगता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है,
कोई इंडस्ट्री लगाएं या कोई बड़ा काम करें, उसके लिए पैसा है नहीं। पैसा है नहीं तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर रोल अदा करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये अदा करता है कि आप आत्मनिर्भर भारत में हैं। आप अपनी टीम बनाएंगे, आप लोगों को ट्रेंड करेंगे, आप लोगों को योग्य बनाएंगे, आप अपनी टीम में बहुत सारा पैसा लोगों को दिलाएंगे और जिसके माध्यम से आप भी बहुत सारा पैसा ले सकते हैं। सब कुछ है। अब बात आती है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री युवाओं को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और हम लोग उसमें कितना काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम जैसे तमाम ऐसे लोग जो आज कई तरह की कंपनियाँ संचालित कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा संदेश लोगों को मिल जाए, एक अच्छी विचारधारा लोगों में जाए कि एक ऐसा मार्ग है जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, और आत्मनिर्भरता के रूप में इसे अगर आप लेते हैं तो आप तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही, न जाने कितने लोगों को आत्मनिर्भर बना सकने में सक्षम। बहुत बढ़िया राजेश जी। आत्मनिर्भर होने का जो मैसेज है राजेश जी का, वो वाकई में इस पूरी इंडस्ट्री को एक शब्द में डिफाइन कर देता है। खुद बनिए और लोगों को बनाइए। इसके साथ हम इस सेशन की, इस पॉडकास्ट के एंड पे आते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज राजेश जी के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। ऐसे कई अनेक दिग्गज हस्तियों से जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हैं, उन सब से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। जुड़े रहिए RSVP के साथ, राहुल सूदन वैल्यू पॉडकास्ट। नमस्कार।